ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज और करंट इन्वेस्टमेंट किया था ना आपने। अब जैसे ट्रेड पेएबल्स पढ़ा था वैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप सर्विसेज रेंडर करते हैं किसी के लिए, या आप माल बेचते हैं, तो जिसको आपने माल बेचा या जिसके लिए सर्विसेज रेंडर करी, उसने आपको अभी पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं करी उसने, उसने बोला भाई मैं अभी नहीं कर सकता, बाद में करूंगा। ये होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो करंट एसेट्स, एक तो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कब होगी? वही दो चीजें जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। ये करंट एसेट्स तब कहलाएंगे जब ये बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर रिसीवेबल है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल कंसिडर करते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर जैसे आपने पेबल्स में पढ़ा था ना, इसमें भी वही है, उसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इंक्लूड होते थे, इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ट्रेड रिसीवेबल्स की डेफिनेशन लिखो। अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज rendered by the company in normal course of business। फिर इनको आप करंट एसेट्स कब बोलोगे? नॉन करंट तो हम लेटर लिख दो, इसमें तो बाद में डिस्कस करेंगे ना तो नॉन करंट एसेट्स के साथ, अभी तो करंट एसेट्स का ही डिस्कस करते हैं। करंट कब बोलोगे? जब ये रिसीवेबल होंगे विदिन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, और विदिन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ऑफ द बिजनेस। पहले भी पढ़ चुके हो। फिर इसमें डेटर्स एंड बिल्स receivable are also included. Bills receivable are also included। ठीक है, समझ आया? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट आ जाता है कई बार, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसको लेके। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है, या तो आप उसे दिखा दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स करंट है यानी कि शॉर्ट टर्म है तो प्रोविजन भी शॉर्ट टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म है तो प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म होगा। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रोविजन को माइनस कर दो डेटर्स में से, ट्रेड रिसीवेबल्स में से क्या कर दो? डिडक्ट कर दो। ये थे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट करंट एसेट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्केड्यूल 3 कहता है कि इसमें 4 चीजें इंक्लूड होती है। बैलेंस
with banks, cash, checks या drafts on hand और others. ठीक है, और भी है चीजें जो इंक्लूड होती है. एक तो earmarked balance with banks, जैसे कि अनपेड डिविडेंड. बैंक डिपॉजिट्स with more than 12 months maturity. Balance with banks held as margin money. लिख लो, दोनों चीजें लिख लो. पहले ये लिख लो ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिख लेना. ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन्स और एडवांसेस जो, देखो वही डेफिनेशन है जो अभी तक आप पढ़ते आए. वो लोन्स और एडवांसेस जो आपको which are expected to be realized. दो चीजें हैं वही जो आप अभी तक पढ़ते आए. एक तो 12 महीने वाली स्टोरी है और एक ऑपरेटिंग साइकिल. तो या तो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये लोन्स रियलाइज हो जाने हैं. ये जो लोन का पैसा है आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट से 12 महीने के अंदर अंदर, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाएगा. ऑपरेटिंग साइकिल कब कंसिडर करते हैं? एज यूजुअल जब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा होती है. तो रियलाइज्ड विद इन 12 months from बैलेंस शीट डेट और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर. इसका मतलब तो वही है, यहाँ पे भी लिख लो ताकि भूलो ना. अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर है तो आप 12 महीने कंसिडर करें. ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तब भी आप 12 महीने कंसिडर करेंगे. अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल को कंसिडर करते हैं. लिख लो ये ताकि भूलो ना बिल्कुल भी. लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो एज यूजुअल है जो आपको मैंने पहले ही बताई थी, अदर्स, अदर करंट एसेट्स. कोई भी ऐसा करंट एसेट जो है तो करंट एसेट ही मगर ऊपर कहीं भी नहीं आता तो उसको आप कहां लिख देंगे? अदर करंट एसेट्स. ये रेसिडुअल क्लासिफिकेशन है. ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या थी? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स. अब हम नॉन करंट एसेट्स करेंगे. जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज है ना वैसी नॉन करंट एसेट्स भी है. जैसे आपने नॉन करंट लायबिलिटीज को पहले डिफाइन किया था ना नेगेटिव वे में, वैसे ही हम नॉन करंट एसेट्स को भी डिफाइन करते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं.